दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव कल अपना 31वां जन्मदिन मनाया, जहां उनका जन्म 9 नवंबर 1989 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था। तेजस्वी यादव ने बेहद कम समय में न केवल बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि देश की राजनीति में भी उन्हें भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि राजनीतिक परिवार से आने के बाद भी उनका पहला प्यार ये नहीं था। जहां राजनीति में जोर आजमाइश दिखाने के पहले वे एक क्रिकेटर थे। इस दौरान उन्होंने आईपीएल में भी हिस्सा लिया था। राजनीतिक मैदान में आने से पहले उन्हें क्रिकेट काफी ज्यादा पसंद था। इस दौरान वे आईपीएल में भी नजर आए थे। तेजस्वी यादव 4 सीजन तक दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे थे। हालांकि ये बात और है कि कभी भी उन्हें टीम की प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। तेजस्वी यादव मध्य क्रम के बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजी में भी स्विंग कराने की क्षमता रखते थे। आईपीएल में दिल्ली की टीम का हिस्सा होने के बाद भी उन्हें कभी टीम में जगह नहीं मिली थी। ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव से उनके बेटे तेजस्वी यादव के दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से ना खेल पाने को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि कम से कम उसे खिलाड़ियों को पानी पिलाने का मौका तो मिला। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव विराट कोहली के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स ने बिहार के 100 विधायकों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस चुनाव के दौरान संपत्ति की गलत जानकारी देने के खिलाफ भेजा गया है, जिससे बिहार में हरकंप मच गया है। खबर के अनुसार बिहार के ये सभी विधायक चुनाव के दौरान संपत्ति की गलत जानकारी देकर चुनाव में जीत भी हासिल की है। अब इन विधायकों के ऊपर इनकम टैक्स की नजर पड़ गई है। चुनाव आयोग के आदेश पर विधायकों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों को चल अचल संपत्ति का सही ब्यौरा देना होता है, लेकिन बिहार के विधायकों ने जितनी संपत्ति की घोषणा कागज पर की है, वास्तव में उनके पास उससे कहीं ज्यादा संपत्ति मौजूद है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने सभी विधायकों को संपत्तियों की जांच का आदेश आयकर विभाग को दिया था। जांच में 100 विधायकों की संपत्ति इनकी 100 घोषित संपत्ति के मुकाबले गलत पाई गई है। अब इन्हें नोटिस भेजा गया है तथा संपत्ति में अंतर का कारण पूछा गया है। इनमें सभी दलों के विधायक मौजूद हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर 11 महीने बाद भी आपने कोरोना का टीका नहीं लिया है तो तैयारी कर लीजिए। अब आपको टीका देने स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम आपके घर आने वाली है। ये टीम आपसे पूछेगी कि आपने टीकाकरण कराया है नहीं। आपके जवाब के आधार पर यह टीम आपको टीके की पहली या फिर दूसरी डोज देगी। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान के अंतिम दौर में अब तक चुके हुए लोगों के लिए घर पर टीकाकरण की शुरुआत की है। छठ पूजा के बाद करीब 750 मोबाइल टीमें प्रत्येक प्रखंड और इसके अंतर्गत आने वाली पंचायतों में घूमेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। आलम यह है कि लोग इस तस्वीर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आम पब्लिक से लेकर नेता और सेलिब्रिटी तक इस तस्वीर को शेयर करके महिला की तारीफ कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये महिला कौन है और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके सामने हाथ क्यों जोड़े हैं। तो हम आपको बता दें कि इस महिला का नाम तुलसी गौड़ा है और इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है। तो सबसे पहले थोड़ी सी इस महिला के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक की रहने वाली 72 साल की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा को जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जाना जाता है। सोमवार को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बड़ी बात यह है कि जब तुलसी गौड़ा सम्मान लेने पहुंचे तो वह पारंपरिक पोशाक में नजर आई। उनकी सादगी को देखकर एक पल के लिए लोग हैरान भी रह गए और उनकी तारीफ भी की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन्हें देखकर प्रभावित हो गए। जब पीएम मोदी और अमित शाह के सामने जब वे पहुंचे तो दोनों नेताओं ने उनकी उपलब्धि का सम्मान करते हुए उन्हें नमस्कार किया। अब उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोग पर्यावरण की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी गौड़ा अब तक 1 लाख से अधिक पौधारोपण कर चुकी है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग तुलसी गौड़ा की तस्वीर शेयर कर रहे हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि शराबबंदी की समीक्षा 16 नवंबर को की जाएगी, जहां वहीं इसे लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जब 2016 में शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया था, अधिकांश लोग तो शराब छोड़ चुके हैं, वहीं कुछ लोग बचे हुए हैं जो शराब का सेवन कर रहे हैं। जब शराब बुरी चीज है, इसे बचे हुए लोग ना ले, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। महिलाओं की शिकायत के बाद सर्वसम्मति से इस कानून को बिहार में लागू किया गया था। जो लोग उस वक्त शामिल थे, आज शराबबंदी पर ही तरह तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों की रजामंदी के बाद ही शराबबंदी कानून को लागू किया गया था। एक साथ खड़े होकर सभी सदस्य ने संकल्प भी लिए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि 16 नवंबर को फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी। इसे लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि माल बटोरने वालों की अब खैर नहीं है। वही जहरीली शराब कांड पर कहा है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव में मुखिया जैसे मलाईदार पद पर कब्जा करने के लिए लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। बिहार के अररिया में 63 साल के एक बुजुर्ग ने सिर्फ इसलिए नया निकाह कर लिया कि मुखिया पद पर उसके घर का ही कब्जा बना रहे। जब बुजुर्ग व्यक्ति के 15 पोते पोतियां और नाती नाती है, जब घर में बुजुर्ग बीवी भी है, लेकिन फिर भी नई शादी रचा ली। जहाँ अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में पररिया पंचायत है, वहां से पंचायत समिति के सदस्य रहे मोहम्मद जैनुद्दीन, वे इस दफे पंचायत के मुखिया पद पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में बड़ी बाधा खड़ी थी। सरकार ने उस पंचायत को अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया था। जहां मोहम्मद जैनुद्दीन अति पिछड़ा वर्ग से नहीं आते हैं, लिहाजा उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी अति पिछड़ा वर्ग कोटे में नहीं आ रहा था। जहां ऐसे में मोहम्मद जैनुद्दीन ने नया रास्ता निकाला। 63 साल के जैनुद्दीन ने पंचायत चुनाव से पहले एक कुंवारी लड़की से दूसरी शादी कर ली। जहां उन्होंने अति पिछड़े वर्ग से आने वाली सहारा खातून नामक महिला से शादी कर ली है। साहिरा खातून अति पिछड़ा वर्ग से आती है और सरकारी नियमों के मुताबिक शादी के बावजूद भी महिला की वही जाति मानी जाती है जो उसके पिता की होती है। यानी कि जैनुद्दीन की निकाह के बावजूद भी साहिरा खातून अति पिछड़े वर्ग की ही मानी जाएगी और मुखिया चुनाव लड़ सकेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां उनके वेतन में 15% की वृद्धि हुई है। जहां वैसे तो नीतीश सरकार ने तकरीबन 1.25 साल पहले ही वेतन बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन अब इसे अमल में लाया जाएगा। जब शिक्षकों को मई महीने का एरियर भी मिलेगा। जिन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा उनमें प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पंचायत स्तरीय एवं नगर निकायों के शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक कोई भी बैंक कटे फटे करेंसी बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। यही नहीं, इन पर बट्टा भी नहीं काटा जाएगा। अगर कोई बैंक ऐसा करने से इनकार करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लिहाजा अगर आपके पास कटे फटे करेंसी नोट है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आपको उसके बदले पूरा का पूरा मूल्य मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि आरबीआई के नियम इस बारे में क्या कहते हैं। तो आरबीआई ने कटे फटे करेंसी नोट बदलने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कटे फटे करेंसी नोट देश के किसी भी बैंक में बदलवाए जा सकते हैं। इसके लिए आपका होम ब्रांच जाना ही जरूरी नहीं है। बेशक ऐसे करेंसी नोट बदलने से मना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी है। आपको बता दें कि नोट जितनी बुरी हालात में होगा उसकी कीमत उतनी ही कम होती जाएगी। अगर आपके पास 5, 10, 20, 50 जैसे का मूल्य के कटे फटे करेंसी नोट है तो फिर इनका कम से कम 50% हिस्सा होना जरूरी है। ऐसा होने पर आपको उस करेंसी नोट का पूरा मूल्य मिलेगा। वही 50 रुपए से कम हिस्सा होने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उदाहरण से समझे तो अगर आपके पास 5 रुपए का कटा फटा नोट है और उसका 50% हिस्सा सुरक्षित है, यानी कि आधा नोट सुरक्षित है, आधा नोट खत्म है, तो आपको बदले में पूरे 5 रुपए मिलेंगे। अगर वो भी आधे में आधा खत्म है या फिर कुछ भी खत्म है तो फिर आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अगले 1 से 2 सालों में अच्छी खासी मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन संभव हो सकेगा। जब बिहार में बड़े स्तर पर सोलर प्लांट लगाने की योजना का रास्ता साफ हो चुका है। 2 एजेंसियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। यह एजेंसियों का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेज दिया गया है। आयोग की मंजूरी के बाद बिहार के विभिन्न जिलों में सोलर बिजली घर लगाने की कार्रवाई शुरू होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की सुविधा में पहले से ज्यादा और इजाफा हो रहा है। जब बिहार सरकार के मंत्री अब 30 लाख रुपए तक की लग्जरी गाड़ी की सवारी कर पाएंगे। जब पहले बिहार सरकार के मंत्रियों को 25 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदने का प्रावधान था, लेकिन पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। यह कैबिनेट की मुहर के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब मंत्री जी 30 लाख रुपए तक की लग्जरी गाड़ी की सवारी कर पाएंगे। इतना ही नहीं, मंत्री जी के साथ इस कैटेगरी में आने वाले पटना हाईकोर्ट के जजों को भी शामिल किया गया है। जब वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले फरवरी 2020 में बिहार सरकार के मंत्री और हाईकोर्ट के जजों के लिए गाड़ी खरीदने की पर 25 लाख रुपए तक की राशि तय की गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति बेहद पॉपुलर टीवी शो है। यह पिछले 2 दशकों से बड़ी संख्या में दर्शक केबीसी देख रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। यह केबीसी में कई लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए जीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कंटेस्टेंट जो भी रकम केबीसी में जीतती है, जो भी पैसे जीतते हैं, उसका बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में काट लिया जाता है और लगभग 1/3 रुपए ही उन्हें मिलते हैं। इस खबर में जानेंगे कि केबीसी में जीती हुई रकम से टैक्स काटने का गणित आखिर है क्या। तो आपको बता दो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 194 बी के अनुसार केबीसी कंटेस्टेंट को जीती हुई राशि का 30% टैक्स चुकाना होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीतता है तो उसमें से सीधे 30 लाख रुपए काट लिए जाते हैं टैक्स के रूप में। इसके अलावा बचे हुए राशि देना होता है। चूंकि केबीसी में जीती हुई धन राशि स्पेशल इनकम होती है, इसीलिए कोई बेसिक छूट भी नहीं मिलती है। अगर किसी ने इनाम में 10 लाख रुपए से ज्यादा रुपए जीते हैं तो फिर उस पर सरचार्ज भी लगता है। जीती हुई धनराशि पर 10% सरचार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस भी देना होता है। जीती हुई धनराशि से टैक्स काटना उसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है जिससे शख्स ने इनाम जीता होता है। अगर किसी ने केबीसी में 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है तो फिर 30% टैक्स कटेगा। उसके बाद 30% टैक्स पर 10% सरचार्ज लगेगा, जो कि 30 लाख रुपए से 10% यानी कि 3 लाख रुपए होगा। इसके बाद 4% सेस लगेगा, तो 30 लाख रुपए का 4% हो गया 1,20,000 रुपए, यानी कि टैक्स हो गया 30 लाख रुपए। जब सरचार्ज 3 लाख और शेष 1,20,000 रुपए, यह रकम जोड़कर हो गई है 34,20,000 रुपए। इसके अलावा 1-2 हिडन चार्ज भी होते हैं। यानी कि केबीसी में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं तो फिर उसको करीब 65 लाख रुपए ही मिलते हैं। यानी कि अगर मोटा मोटी समझे, आपको टोटल कुल मिलाकर बताया जाए तो केबीसी में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं तो उसको करीब 65 लाख रुपए ही मिलेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यह खबर आपके नॉलेज के लिए ही था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बड़ी खबर, खाद्य पदार्थ और सरसों के तेल के बाद अब आम लोगों को दूध के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अब आपको दूध के लिए भी पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकाने होंगे। सुधार डेयरी ने सभी श्रेणियों के दूध में प्रति लीटर दाम में 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जी हाँ, सुधार दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ी हुई दरों का चार्ट भी जारी कर दिया गया है। स्टैंडर्ड मिल्क 3 रुपए लीटर, कुल क्रीम 4 रुपए प्रति लीटर, डबल टोन्ड मिल्क 3 रुपए प्रति लीटर और गाय दूध 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। नई दरें 11 नवंबर से लागू होगी। दूध की कीमतों में वृद्धि की वजह भी बताई गई है। जब बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड ने बताया है कि बिजली, पेट्रोलियम पदार्थ, पॉलिथीन, वेतन आदि के मद में खर्च में वृद्धि हुई है। इसके अलावा पशुपालकों की ओर से भी दूध की दर बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर अन्य सरकारी डेयरी ब्रांडों का दूध एवं उत्पादकों की दरों में देश में वृद्धि पहले ही की जा चुकी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हाल के कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खाद्य पदार्थों के साथ खाद्य तेल के दाम काफी बढ़ चुके हैं। खासकर सरसों के तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में आम लोगों को अब दूध के लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले से ही कुलांचे मार रही है। लोगों को बेहताशा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कमी करके लोगों को थोड़ी सी राहत दी है। लेकिन सुधा दूध के दाम बढ़ने से लोग महंगाई के बोझ तले और दबते चले जाएंगे।
दोस्तों अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, जहां फेम इंडिया के तहत इन गाड़ियों पर सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि इसके बाद भी इनकी कीमतें पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जहां ऐसे में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर हो जाएंगी। नितिन गडकरी ने कहा है कि 2 साल के भीतर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लागत उस स्तर तक कम हो जाएगी जो उनके पेट्रोल वेरिएंट के बराबर होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि लावारिस शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए प्रसिद्ध मोहम्मद शरीफ को सोमवार को दिल्ली में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। जवान बेटे की मौत और फिर लावारिस की तरह अंतिम संस्कार होना शरीफ चचा की संवेदनाओं को अंदर तक झकझोर गया। अपने इस गम के साथ वे मानवता की सेवा के ऐसे पथ पर चल पड़े जो न सिर्फ नजीर बना बल्कि औरों के लिए प्रेरणा भी और खुद उनके लिए ताउम्र निभाने वाली शपथ। शरीफ चचा की उपलब्धियों पर रामनगरी वासियों यानी कि वासियों को भी गर्व है। यह करीब 27 साल से शरीफ चचा संकल्प के पथ पर चल रहे हैं। यह साल 1993 में उनके पुत्र मोहम्मद रईस दवा लेने के लिए सुल्तानपुर गए थे, जहां एक दुर्घटना में उनकी जान चली गई। जब बेटे की खोज में मोहम्मद शरीफ कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे, लेकिन चचा को बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। यह करीब 1 माह बाद सुल्तानपुर से खबर आई कि बेटे की जान चली गई है और लावारिस की तरह अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। रईस की पहचान उनकी शर्ट पर लगे टेलर की टैग से हुई थी। जब टैग से पुलिस ने टेलर की खोज की और कपड़े से शरीफ चचा के मृतक की पहचान अपने बेटे के रूप में की गई। इसी के बाद शरीफ चचा ने यह संकल्प लिया है कि अब अयोध्या की धरती पर किसी भी शव का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह नहीं होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। शरीफ चचा ने शपथ ली है कि वे हर लावारिस शव का अंतिम संस्कार करेंगे। कृष काले हो चुके शरीफ चचा ने 27 वर्षों में करीब 25,000 लावारिस शवों को अंतिम संस्कार किया है। यह करीब 80 साल की उम्र में भी हौसले और जुनून से वे अपने संकल्प पथ पर चलते रहे हैं। जी हां, अयोध्या के मोहल्ला खर की अली बैग निवासी मोहम्मद शरीफ पेशे से साइकिल मिस्त्री है। उनके 4 बेटों में 2 की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक मोहम्मद रईस भी थी, जिसका अंतिम संस्कार सुल्तानपुर जिले के लावारिस के रूप में हुआ था। उनके बेटे अशरफ और मोहम्मद सगीर है। दोस्तों अब बात करते हैं कि नोटबंदी के करीब 5 साल के बाद भी नकदी के चलन में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये ज्यादा सर्कुलेशन में दिखी जा रही है। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने एकाएक 500,000 रुपए के नोटों को बैन कर दिया था। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि लोगों के बीच ऑनलाइन पेमेंट का चलन ज्यादा होगा, साथ ही भ्रष्टाचार काले धन पर रोक लग सकेगी। 5 साल बाद भी लोगों के बीच नकदी बढ़ रही है। सरकार के अनुसार नोटबंदी का एक अहम उद्देश्य सिस्टम में से नकदी घटाना था। हालांकि नोटबंदी के 5 साल बाद भी ये लगातार बढ़ता ही चला गया और लोगों के पास रिकॉर्ड नकदी रही। अभी भी लेन देन को लेकर नकदी आम लोगों की पहली पसंद है। 8 अक्टूबर को समाप्त होने वाले फोर्टनाइट में लोगों के पास 8,30,000 करोड़ रुपए का कैश भी था, जो कि 4 नवंबर 2016 को उपलब्ध कैश के मुकाबले 57.48% ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई है। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट, इंटरफेम सभी तरह के डिजिटल पेमेंट बढ़ा है। यूपीआई की शुरुआत भी साल 2016 में हुई थी। अक्टूबर 2021 में इससे करीब 7,71,000 करोड़ रुपए मूल्य का लेन देन हुआ। दोस्तों बिहार का एक और महासेतु 25 दिसंबर को शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में करीब 13 साल से अटके मुंगेर रेल सड़क पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसे 25 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। आपको यह भी बता दूं कि फिलहाल ये परियोजना करीब 13 साल से अटके रहने के कारण इसकी लागत करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। जब पहले लागत इसकी 921 करोड़ रुपए थी, जो अब लागत बढ़कर 2774 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि यह ब्रिज अपने आप में खास है, जहां पर कई जिलों को ये ब्रिज एक दूसरे जिलों को अपने आप में जोड़ने का काम करेगा। आपको बता दूं कि ये ब्रिज बेगूसराय और खगड़िया की दूरी के साथ साथ मुंगेर की दूरी भी कम करेगा। मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय का सफर कुछ ही मिनटों में तय हो पाएगा। इससे मुंगेर के विकास के साथ साथ खगड़िया और बेगूसराय के विकास में 4 चांद लगेगा। उधर मुंगेर के डीएम ने बताया है कि बिहार सरकार की पहल से अब इस योजना को बड़ी तेजी से अंतिम अंजाम दिया जा रहा है और 25 दिसंबर 2021 को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर इसका लोकार्पण किया जाएगा और इस पर आवागमन भी शुरू हो जाएगा।
दोस्तों, भारत लीची उत्पादन करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। जहां लॉकडाउन के कारण जो किसान अपनी फसल को बाजार भेजने में असफल रहे हैं और उन्हें अच्छी कमाई नहीं हो पाई है, जहां उनके लिए अगले 5 साल तक बेहतर कमाई का मौका मिल सकता है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अवधि 2021-26 के दौरान वैश्विक लीची बाजार में CAGR 3.5% हो सकता है। जहाँ साल 2020 दुनिया भर के लीची किसानों के लिए बहुत आशाजनक नहीं रहा, जहाँ दुनिया भर में लंबे समय तक तालाबंदी के कारण यानी कि लॉकडाउन के कारण किसान अपनी उपज का विपणन नहीं कर पा रहे थे, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। लीची भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों में से एक है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम देश के प्रमुख लीची उत्पादक राज्य हैं। 2019 में बिहार में देश के कुल उत्पादन का लगभग 65% हिस्सा था, जहां इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम का स्थान है। शाही लीची भारत के प्रमुख लीची उत्पादक राज्य में लीची की सबसे अधिक खेती की जाने वाली किस्मों में से एक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश के बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट बढ़ने से अपराधों में कमी आई है। जहां भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। जहां रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन राज्यों में ज़्यादा जनधन अकाउंट खुले हैं वहां अपराधों में कमी आई है। जहां इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के मुकाबले भारत समावेशी बैंकिंग में आगे है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जिन राज्यों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट ज़्यादा खुले हैं वहां स्पष्ट रूप से अपराधों में कमी आती दिखाई दे रही है। जहां इन राज्यों में शराब और तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों के सेवन में भी कमी आई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के बीच मनमुटाव की बात किसी से छिपी नहीं है। कई मौके पर तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को लेकर ऐसा बयान दे चुके हैं जो जाहिर करता है कि सियासत की विरासत को लेकर दोनों भाइयों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया है। हाल के दिनों में पार्टी लाइन से अलग हटकर छात्र जनशक्ति परिषद के जरिए राजनीति वजूद तलाश रहे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उन्हें आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप यादव ने इंटरनेट मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव को काफी दिनों बाद फिर से अर्जुन बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपने पराक्रम से अकेले मनोवादियों को चीत करने वाले अर्जुन को बर्थडे की बधाई। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के साथ लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इसे इलाके में हरकंप मच गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने व्यक्ति को शराब के साथ गिरफ्तार किया था। जब परिजनों का आरोप है कि हाजत में पुलिस वालों ने व्यक्ति की इतनी पिटाई कर दी जिससे उसकी जान चली गई। मामला सीतामढ़ी जिले के सीतामढ़ी शहर की महसोल OP का है। यहाँ कृष्ण नगर से स्थानीय विष्णुनाथ चौधरी नामक शख्स को पुलिस ने शराब पीने के आरोप में हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पुलिस हाजत में अधेड़ की जान चली गई। जान जाने के बाद यानी कि मौत के बाद सूचना के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क गया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन एक ऐसे नायक हैं जो फैंस के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आए दिन वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भाव साझा करते हैं, शेयर करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने एक गलती कर बैठी थी। इस पोस्ट पर उनके फैन ने उन्हें गलती बताई और अमिताभ बच्चन ने इस फैन के पोस्ट का जवाब बड़े ही अच्छे ढंग से दिया। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने गलत अंग्रेजी लिख दी थी। इस गलती पर उनके एक फैन का ध्यान गया और उन्होंने कमेंट करके अमिताभ बच्चन को उस गलती का एहसास करवाया। जहां अमिताभ बच्चन ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ी शालीनता से अपनी ये गलती मानी और उसे तुरंत ठीक भी कर दिया। यही नहीं, उन्होंने उस फैन को धन्यवाद भी कहा है। जहां पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र के नंदगोल निवासी ये फैन राजीव पांडे हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन से पटना आकर छठ पूजा करने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें कि इससे पहले राजेश कुमार ने ही हिंदी शब्द दशहरा की स्पेलिंग पर अमिताभ बच्चन का ध्यान आकर्षण कराया था। वह पोस्ट भी इस पोस्ट की तरह ही वायरल हुआ था। अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पर
मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद के लिए अंग्रेजी में राइटर्स डुओ की बजाय दुआ लिखने की चूक कर दी। इस पर टोकते हुए राजेश ने सही शब्द डुओ सुझाया, जिसे बिग बी अमिताभ बच्चन ने सहजता से स्वीकार करते हुए भूल सुधार किया। राजेश ने अमिताभ बच्चन से पटना आकर छठ पूजा करने का आग्रह किया। आपको बता दो कि पहले भी अमिताभ बच्चन गलती कर चुके हैं। इसके पहले हाल ही में राजेश ने अमिताभ बच्चन को उनके फेसबुक पोस्ट में 10 हरा और पेशेवर शब्द अशुद्ध रहने की ओर ध्यान दिलाया था। उस वक्त भी अमिताभ बच्चन ने गलती स्वीकार करते हुए इस ओर ध्यान दिलाने के लिए आभार प्रकट किया था। तब उन्होंने आगे से ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया था। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने 10 हरा को 10 हेरा लिखा था, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से भी पहले बताया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को सफल करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है, लेकिन जिनके कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है, यदि वही खुद नशे में रहे और शराब पीकर ड्यूटी करे तो फिर शराबबंदी कैसे सफल होगी। ऐसा ही एक मामला खगड़िया जिले से आया है, जहां दारोगा बाबू मजे से शराब का सेवन करने के बाद नशे में टुल्ल होकर ड्यूटी कर रहे थे। पूरा मामला खगड़िया जिले के गोगरी थाना से जुड़ा हुआ है। थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार झा के कंधे पर मद निषेध अधिनियम कानून को सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वे खुद शराब पीकर ड्यूटी कर रहे थे और नशे की हालात में पकड़े भी गए। खगड़िया एसपी अमितेश कुमार ने इस मामले में बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि गोगरी थाना में एक दारोगा अरुण कुमार झा नशे की हालात में ड्यूटी कर रहा है। सूचना के आधार पर गोगरी थाना प्रभारी पवन कुमार को दारोगा का मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया। जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उस पर मद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार करके जेल भेजने का निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जापान की टॉप कंपनियों ने बिहार में निवेश करने में रुचि दिखाई है। खासकर स्मार्ट सिटी, बुद्धिस्ट पार्क और शॉपिंग मॉल खोलने की इच्छा जापानी कंपनियों ने जताई है। इसी सिलसिले में सोमवार को मुख्य सचिवालय में स्थित कार्यालय कक्ष में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बिहार फाउंडेशन के जापान चैप्टर का प्रतिनिधिमंडल मिला। जापानी कंपनियों के इस प्रस्ताव से बिहार की सरकार गदगद है। सरकार की कोशिश है कि उनके प्रस्ताव को जल्द ही अमल में लाया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में स्थित सीआरपीएफ कैंप में बीते सोमवार की भोर में जवानों के बीच हुए खूनी संघर्ष का आरोपित जवान रितेश रंजन बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी थाना इलाके के वैना गांव का निवासी है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह गोलीबारी में अपने 4 जवानों को मौत के घाट उतारने के आरोपित जवान के गाँव में इस घटना की जानकारी पहुंची तो फिर वहां रहने वाले सभी लोग हैरान हो गए। जब गांव में सोमवार को सन्नाटा पसरा रहा। जब मीडिया की टीम बैना गांव पहुंचकर उस जवान के घर एवं परिवार के बारे में जानकारी लेना शुरू की तो कई लोगों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। ग्रामीणों ने दबी जुबान में कहा है कि सीआरपीएफ में पदस्थापित जवान रितेश रंजन छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा में पदस्थापित था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सब्जी उत्पादक किसानों को सही लाभ मुहैया कराने के लिए अब तक वेज फेड की समितियों से 32,457 किसान जोड़े जा चुके हैं। जहां सहकारिता विभाग की ये पहल सब्जी उत्पादक किसानों को रास आ रही है और बिहार में नए सब्जी उत्पादक किसान वेज फेड की समितियों से जुड़ने में रुचि भी दिखा रहे हैं। विभाग ने सदस्यता अभियान ऑनलाइन चला रखा है। जहां इसके लिए एप्लीकेशन यानी कि पोर्टल पर फ्री में आवेदन लिए जा रहे हैं। सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक थोक सब्जी विक्रेताओं को भी वेज फेड लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए भी एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है। हर किसान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए सहकारिता विभाग के इस संस्थान द्वारा किसानों का सर्वे कराया गया है। अब बिहार के सभी किसानों को सदस्य बनाने के लिए सदस्य अभियान पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में जल्द ही पार्किंग माफिया का खेल खत्म होगा। यह दावा पटना नगर निगम कर रहा है। निगम के अनुसार पटना को जल्द ही 37 जगहों पर स्मार्ट पार्किंग की सुविधा मिलेगी। इसको चलाने की जिम्मेदारी एजेंसियों को दी जाएगी। यह सशक्त अस्थायी समिति ने इकरारनामा की स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि स्मार्ट पार्किंग में सीसीटीवी, बूम बैरियर लगे रहेंगे। यह डिजिटल बुकिंग की सुविधा होगी। घर से निकलने से पहले पार्किंग में जगह बुक करने की सुविधा होगी। अन्य पार्किंग स्थल गैर कानूनी घोषित किए जाएंगे। निगम नियंत्रण कक्ष से सभी पार्किंग पर नजर रखी जाएगी। जाहिर है बेहतर सुविधाओं के लिए लोगों को शुल्क भी अधिक देना होगा, यानी कि पैसे अधिक देना होगा। हालांकि इसकी दर अभी सामने आना बाकी है।
दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर बिहार के जिलों में अभी मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है, जहाँ साथ ही सुबह और शाम के समय ठंड लगेगी, ये कहना मौसम विभाग का है। जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान के 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के प्रसिद्ध त्यौहार छठ में स्लीपर सेल के सदस्यों को 50 करोड़ नकली नोट खपाने का टारगेट पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में बैठे आकाओं के द्वारा दिया गया है। जहां इस तरह की सूचना खुफिया CID विभाग के द्वारा गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद सीमाई इलाकों पर तैनात SSB और BSF के जवानों के अलावा लोकल पुलिस को भी सतर्क रहने के से लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खासकर नेपाल के खुली सीमा के बॉर्डर के पास SSB के जवानों को विशेष चौकन्ना न रहने को लेकर गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जब पिछले 10 दिनों के अंदर BSF के जवानों ने 4 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। उन लोगों के पास से कई जाली कागजात के अलावा नकली नोट भी बरामद हुए थे। जब बताया जाता है कि हिरासत में लेकर पूछताछ किए गए युवकों का कनेक्शन पश्चिम बंगाल के मालदा से ही मिला था। अररिया जिले के एक प्रखंड के दर्जनों की संख्या में युवक नकली नोट को खपाने की योजना में शामिल है। जहां उन लोगों के द्वारा नकली नोट की खेप को नेपाल के रास्ते सीमांचल के कई इलाकों में हाल के दिनों में भेजा भी गया है। जहां खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इनमें से अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के 2 युवकों को कुछ दिन पहले SSB के जवानों के द्वारा 80,000 रुपए नकली नोट के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। उसी गिरोह के कुछ सदस्यों के द्वारा तरीके बदलकर नकली नोट की खेप को खपाने का काम लगातार किया जा रहा है। जहां इस मामले को लेकर कई टीम काम कर रही है और चारों तरफ नजर रखी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि जिस धरती पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्मे थे, उसी धरती से देश ने अब तक की सियासत का सबसे काला दिन भी देख लिया है। जब सिवान के एक पूर्व MLC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर अपने विरोधियों को ताबड़तोड़ गालियां दी। पौने 5 मिनट के वीडियो में 500 से ज्यादा ऐसी गालियां दी जिससे हर गाली पर शैतान भी कांप जाए। जो हमारे पास पूर्व MLC का वीडियो है, लेकिन उसमें एक भी लाइन ऐसा नहीं है जिसमें हैवानी गालियां नहीं दी जा रही हो। आपको नहीं सुना सकते ये वीडियो। हमारे पास पूर्व MLC का वीडियो है, लेकिन उसमें एक भी लाइन ऐसा नहीं है जिसमें हैवानी गालियां नहीं दी जा रही हो। इसलिए आपको वीडियो नहीं सुना सकते, नहीं दिखा सकते, लिहाजा उसका एक लाइन भी हम आपको नहीं दिखा सकते, सुना सकते। यह कारनामा कर दिखाया है BJP के पूर्व MLC टुन्ना जी पांडे ने। हालांकि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के लिए उनको BJP से निलंबित भी किया जा चुका है, लेकिन टुन्ना पांडे इन दिनों राजद के करीब हो गए हैं। जब पिछले विधानसभा चुनाव में RJD ने उनके भाई को टिकट दिया और वे विधायक भी बन गए हैं। जब टुन्ना पांडे ने फेसबुक से लेकर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर वह कारनामा किया है जिसकी कल्पना भी किसी सभ्य समाज में नहीं की जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। जहां अपराधी खुलेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन के पास चुनौतियां पेश कर रहे हैं। जहां इसके बावजूद भी पुलिस आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। जहां मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को ताबड़तोड़ 4 गोलियां मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।